नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। पटना हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर जो संशय की स्थिति बनी हुई थी वो बुधवार को खत्म हो गई। बिहार में अब अति पिछड़ों के आरक्षण के साथ नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन बिहार सरकार ने जो आयोग का गठन किया है, अब उसके सदस्यों और संख्या को लेकर सियासी फिजाओं में नए नए सवाल तैरने लगे हैं। बैकफुट पर बिहार सरकार, आयोग पर सियासी आर पार। बिहार सरकार ने नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर आयोग का गठन तो कर लिया है, लेकिन अब इसके सदस्यों और उनकी संख्या को लेकर सियासी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आयोग के लिए सियासी आर पार क्यों है, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि अति पिछड़ा आयोग में कौन कौन से लोग हैं। पहला नाम नवीन कुमार आर्या, जो आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नवीन कुमार आर्या जेडीयू के नेता हैं और पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। दूसरा नाम अरविंद निषाद। अरविंद निषाद आयोग के सदस्य हैं, वो भी जेडीयू के प्रवक्ता और पटना विश्वविद्यालय के सीनेट और सिंडिकेट के मेंबर रह चुके हैं। तीसरे सदस्य का नाम ज्ञानचंद पटेल, जो आयोग के सदस्य हैं। ज्ञानचंद पटेल जेडीयू नेता और मुंगेर जिला जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं तारकेश्वर ठाकुर आयोग के चौथे सदस्य हैं, जो आरजेडी नेता और कटिहार के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। विनोद भगत भी आयोग के सदस्य हैं, वो आरजेडी नेता हैं और सिंगवाड़ा प्रखंड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। जाहिर तौर पर आयोग के अध्यक्ष समेत 5 से 3 सदस्य जेडीयू, जबकि 5 में से महज 2 सदस्य आरजेडी के हैं। कहीं ना कहीं ये बात आरजेडी को भी खल रही है। हाँ, कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह सकता हूं कि कार्यकर्ताओं की अपेक्षा रहती है कि जब एक बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल इस सरकार में है, तो राष्ट्रीय जनता दल के जो सदस्य होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उनको अध्यक्ष बनने की गुंजाइश थी। अब अनुसूचित जनजाति आयोग में जब अध्यक्ष बन चुके थे ये जेडीयू से, तो अभी जो अति पिछड़ा वर्ग आयोग बनी, उसमें राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं से अपेक्षा थी। लेकिन अगर नहीं बने हैं तो ये नेतृत्व अपने इस बात को समझे, हम लोग नेतृत्व तक इस बात को पहुंचाएंगे कि लोगों को आकांक्षा रहती है कि दल के स्ट्रेंथ के मुताबिक जब सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल है, तो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को भी मान सम्मान मिलनी चाहिए ऐसे पदों पर। कि आरजेडी के 78 विधायक हैं, इनके तो केवल 45 हैं, तो इनका चेयरमैन होना चाहिए था। इनके सदस्यों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि नीतीश जी यही खेल खेलते रहते हैं। हम लोग के समय में तो वो हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन अब वो बबुआ खिला रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना है, तो वो जो चाहें वो कर लेंगे, वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो रामबली जी ने जो सवाल उठाया, तो वास्तव में इस अति पिछड़ा आयोग का चेयरमैन आरजेडी का होना चाहिए था। उनके सदस्यों की संख्या भी 3 होनी चाहिए थी, जबकि जेडीयू के 3 और आरजेडी के 2 है। जबकि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने अति पिछड़ा आयोग पर सवाल खड़े करते हुए हाई कोर्ट के जजों को नियुक्त करने की मांग की है। आप हाई कोर्ट के सिटिंग जज के अध्यक्षता में कमेटी का गठन करें। स्वतंत्र लोगों को इसका कमेटी का गठन करना चाहिए। और क्योंकि आरक्षण का मामला है, सारे इंटेलेक्चुअल और सारे विचारधारा के लोगों को उसमें डालना चाहिए। और आज मुख्यमंत्री जी ने 10:30 बजे सभी आयोग के सदस्य को बुलाया, तो क्या बुलाया कि फरमान देने के लिए। दरअसल बिहार सरकार ने नगर निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट से रिव्यू पिटीशन वापस लेने के बाद अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर आयोग का गठन तो कर दिया है, लेकिन अब विपक्ष उसकी मंशा पर ही सवाल खड़े कर रहा है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। क्या बिहार में फिर से सरकार बदल सकती है? क्या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़कर दोबारा बीजेपी से मिल सकते हैं? बिहार में सियासी जमीन तलाश रहे प्रशांत किशोर ने जो दावा किया है वो चौंकाने वाला है। वैसे जेडीयू ऐसे दावे को खारिज कर रहा है, जबकि इस मुद्दे पर बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर ने फिर एक बड़ा दावा किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, ये लिख कर रख लीजिए। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों जन सुराज यात्रा कर रहे हैं।
इसी दौरान उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिसने बिहार में सियासी भूचाल ला दिया है। पहले सुनिए उनका ये बयान। अगर आपने एनडीए छोड़ दिया है तो उस पद को छोड़ काहे नहीं रहे हैं? उस पद को छोड़िए या उस एमपी को हटाइए। राज्यसभा में भाजपा का बिल पास कराने में अपना दल का आदमी लगाए हुए हैं। अब बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। 15 में आपने वोट दिया था, यह आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया। फिर वोट कीजिएगा, फिर भागेगा, लिख कर रखिए। हम उनके साथ रहे, आप उनको नहीं जानते हैं हमसे ज्यादा। प्रशांत किशोर ने राज्यसभा के उपसभापति और जेडीयू से सांसद हरिवंश के जरिए बीजेपी से बातचीत का रास्ता खुला रखने का गंभीर आरोप नीतीश कुमार पर लगा डाला है। हालांकि जेडीयू की ओर से आरोपों का खंडन भी कर दिया गया। नीतीश कुमार जी स्पष्ट रूप से घोषणा कर चुके हैं कि वो जीवन में अब कभी दोबारा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लिहाजा हरिवंश जी उपाध्यक्ष हैं, बने हुए हैं, तो ये हरिवंश जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का मामला है। हरिवंश जी पुराने साथी हैं, सम्मानीय हैं, ये उनके विवेक पर है। लेकिन इसमें नीतीश कुमार जी को इन्वॉल्व करके इस तरह के अपरिपक्व बयान देना, ये उनकी गरिमा के अनुकूल नहीं। प्रशांत किशोर ने आखिर ये शगुफा क्यों छोड़ा, तो उसकी कुछ वजहें भी हैं। दरअसल नई सरकार बनते ही कई बार असहज स्थितियां पैदा हुई। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी भी करने लगे। सरकार बनने के कुछ दिनों में ही आरोपों के चलते 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। प्रशांत किशोर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की अपील लोगों से लगातार कर रहे हैं। सियासी जमीन तलाशते प्रशांत किशोर ने रणनीति के तहत ही ऐसा बयान दिया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और प्रशांत किशोर के बयान पर न सिर्फ जेडीयू और कांग्रेस ने पलटवार किया है, बल्कि बीजेपी ने भी हमला बोला है। वो जो बोल रहे हैं वो सरासर गलत बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार जी से कभी गठबंधन नहीं करेगी और भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए सदा के लिए रास्ता बंद हो गया है। हिन्ना पत्थर जैसे रंग बदलू मुख्यमंत्री को अब भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। अब तो बिहार के जनता ही उनके लिए स्थान बंद कर दिया है। कौन क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भरी सभा में समस्तीपुर में कहा कि जीवन भर अब बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। अब वो क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो अपना घूम रहे हैं, तो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी राजनीतिक पारी शुरू करने के मूड में हैं। अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन एक अच्छी राजनीति करनी चाहिए ना। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति में उतर गए वो। उनको एक विजन के साथ लोगों के पास जाना चाहिए, अभी अपना आधार बनाना चाहिए, जनता तक अपनी पहुंच बढ़ानी चाहिए। तो बस वही तेरी सब शर्ट गंदी, मेरी शर्ट सफेद, इसमें वो लग गए। खुद क्या करते हैं, अब तक क्या करते रहे हैं। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता दें, डीजीपी से जालसाजी केस में बड़ा खुलासा हुआ है। जालसाज अभिषेक ने रिमांड पर कई राज उगले हैं। ईओयू के सामने अभिषेक ने कई राज उगले हैं। आईपीएस आदित्य कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं इस राज से। अभिषेक कुमार का कहना है कि आईपीएस आदित्य के कहने पर ही डीजीपी को फोन किया था। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीजीपी से बात करने का तरीका आदित्य कुमार ने ही समझाया था और आदित्य कुमार की पोस्टिंग होने पर अभिषेक अग्रवाल को कमीशन देने का भरोसा दिलाया था। तो यह बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। ईओयू के सामने अभिषेक अग्रवाल ने कई राज उगले हैं। दरअसल यह पूरा मामला डीजीपी से जालसाजी केस से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर ईओयू के सामने अभिषेक अग्रवाल ने कई राज उगले। हमारे साथ संजय जुड़े हुए इस बड़ी खबर पर। संजय, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ खुलासा किया है ईओयू के सामने अभिषेक अग्रवाल ने? देखिए अलीम, जो आर्थिक अपराध इकाई का सूत्र है उस हवाले से मैं आपको खबर बता रहा हूं। रिमांड की अवधि पूरी हो गई है। 2 दिनों के रिमांड पर लिया गया था अभिषेक अग्रवाल को, जो जालसाज है, और उसे वापस अब जेल भेज दिया गया है।
सबसे बड़ी बात यह कि ये बताया है उसने कि इसके पहले उसने कौन कौन से क्राइम को अंजाम दिया था, उसके बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी दी है आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों को। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो जालसाज है इसको पता नहीं था कि एक जज जो है वो डीजीपी से कैसे बात कर सकता है, तो इस बारे में बाकायदा उसको ट्रेनिंग दी थी। और ट्रेनिंग देने वाला कोई और नहीं, जिसके फेवर में उसने पैरवी की थी, आदित्य कुमार आईपीएस गया के तत्कालीन एसपी, उन्होंने ही उसको जानकारी दी थी। और उनके कहने पर, उनके समझाने पर उसने डीजीपी को फोन किया था। और बात करने का सलीका भी आदित्य कुमार ने ही सिखाया था अभिषेक अग्रवाल को, तो उसने उसी तरीके से बात की और डीजीपी को कन्विंस किया। और इसके बदले में ये तय हुआ था कि जब उनकी पोस्टिंग हो जाएगी तो इसके बदले में उसको मालामाल कर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, फिलहाल जो फरार चल रहे हैं आईपीएस अधिकारी और गया के तत्कालीन एसपी आदित्य कुमार, उनकी मुश्किलें अब बढ़ गई है, क्योंकि पहले से ही आर्थिक अपराधी इकाई जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अब एक और पुख्ता एविडेंस उनके खिलाफ, और निश्चित तौर पर उनकी मुश्किलें अब काफी बढ़ गई है। जी अलीम, इसके अलावा देखा जाए तो आदित्य कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं संजय, लेकिन क्या अब इसके बाद आदित्य कुमार पर और शिकंजा कस जाएगा और गिरफ्तारी को लेकर कोशिशें तेज हो जाएंगी? देखिए, निश्चित तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, उन पर शिकंजा कसा जाएगा, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल वो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित भी किया जा चुका है। लेकिन एक और बात है इस पूरे मामले में, जो सोर्स है वो ये बता रहे हैं कि पूरे मामले में जो इस केस के आईओ थे सुबोध कुमार सिंह, जो डीएसपी हैं मद्य निषेध विभाग के, उनको आनंद फानन में बुलाकर आदित्य कुमार को क्लीन चिट दी गई थी। और ये फोन डीजीपी ऑफिस से गया था। ये भी एक चौंकाने वाला, सूत्रों के हवाले से ये खुलासा हुआ है। डीजीपी ऑफिस से फोन करके सुबोध कुमार सिंह को बुलाया गया और उसके बाद आदित्य कुमार के फेवर में उन्होंने क्लीन चिट दी, और उसके बाद ही आदित्य कुमार का जो सारा मामला था वो खत्म हो गया और उनकी पोस्टिंग की गई थी। बहरहाल धीरे धीरे परत दर परत कई खुलासे हो रहे हैं, और निश्चित तौर पर ये जो खुलासा हो रहा है उससे बिहार पुलिस की किरकिरी हो रही है अलीम जी। लेकिन संजय, ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बहुत बड़ी जालसाजी का केस है और इसमें कई और नाम भी सामने आ सकते हैं कि कितने लोगों को इसमें लपेटा गया। देखिए, निश्चित तौर पर आर्थिक अपराध इकाई ने जो इसमें केस रजिस्टर्ड किया है उसमें नेम्ड एक्यूज जो है, उसके अलावा कई जो अज्ञात लोग हैं, अननोन एक्यूज जो हैं, उनके खिलाफ भी केस रजिस्टर्ड किया गया। तो निश्चित तौर पर गिरफ्तारियां ऑन होगी, इस बात से आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारी भी इंकार नहीं कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में कई गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जाएगी, ऐसा दावा किया जाता रहा है आर्थिक अपराध इकाई द्वारा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्णा बाबू की जयंती पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू और कांग्रेस ने धूमधाम से जयंती मनाने की तैयारी की है, साथ ही बीजेपी की तरफ से भी जयंती मनाई जा रही है। हालांकि इस बहाने जाति की राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जयंती समारोह मना रहे हैं, वहीं जेडीयू की तरफ से मुजफ्फरपुर में जयंती कार्यक्रम है, तो बीजेपी की तरफ से कई जिलों में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। श्री बाबू किसी जाति के नेता नहीं थे, श्री बाबू आम आवाम के नेता थे। श्री बाबू ने दलितों का प्रवेश देवघर मंदिर में प्रारंभ कराया था। सर्वजन सर्वप्रिय जनप्रिय नेता श्री बाबू थे। अब कोई जाति के लोग अपने जातीय फायदा के लोग के लिए आज अपने चुनावी पॉलिटिकल फायदे के लिए उनका अगर जयंती मनाते हैं तो जयंती तो सभी लोग मना रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है। श्री बाबू का जयंती समारोह पहली बार 2000 की विधानसभा में मैं चुन कर आया था। उस समय से लगातार ये 22वां साल है जब आयोजित करते रहे, और उसके पहले एक रस्म अदायगी होता था। आज तो हर शहर में श्री बाबू का जयंती मनाया जा रहा है, तो हमसे ज़्यादा प्रसन्न कोई नहीं होगा इस बात से। लेकिन अब मेरा जो काम है वो कर रहा है, और मैं मानता हूं कि श्री बाबू के व्यक्तित्व और कृतित्व को जयंती के बहाने युवा पीढ़ी से जोड़ा जा सकता है। बेगूसराय के रिफाइनरी थाना क्षेत्र में कई घरों में तोड़फोड़ की गई, जिसके खिलाफ लोगों ने हंगामा किया और काफी देर तक NH-31 को जाम रखा। हंगामा एक प्रेमी जोड़े के घर से भागने को लेकर हुआ। लड़की के परिजन आरोपी लड़के के घर पहुंच गए और तोड़फोड़ किया। पीड़ित का कहना है कि दबंगों ने घर में लूटपाट की और महिलाओं को पीटा किया। इसके अलावा घर में रखे जेवर भी लूट कर ले गए। कल में तो रुक गया, जब 4 आदमी हमारे घर का जो है, जो निर्दोष आदमी भी हलावत में है, फिर भी ये घर पे आके तोड़ फोड़ लूटपाट सब किया, मारपीट सब किया। कब? आज के सुबह पुलिस वाले को थाना में फोन कर रहे हैं तो थाना फोन नहीं उठा रहा। सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए।
नवादा समरणालय में अचानक सैकड़ों छात्राएं पहुंच गईं। दरअसल आज इस समरणालय में अनुश्रवण समिति की बैठक थी, जिसमें सांसद, विधायक, जिला अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। और इसी को देखते हुए प्रसाद बिघा स्थित कन्या मध्य विद्यालय की छात्राएं स्कूल की विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंच गईं और सबका घेराव किया और स्कूल में पानी और शौचालय सहित दूसरी समस्याओं को सबके सामने रखा। हालांकि छात्राओं को जल्द ही उनकी समस्या को दूर करने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन डीएम उदिता सिंह स्कूल की प्रिंसिपल पर काफी नाराज दिखी और छात्रों को इस तरह समरणालय लेकर पहुंचने पर मौके पर ही जमकर फटकार लगाई। अब वीडियो में भी साफ देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि किस तरह से डीएम स्कूल की प्रिंसिपल को फटकार लगा रही है। पानी स्कूल में नहीं, चलाते चलाते कि 2 लड़की का ना हाथ कट गया है और उससे लहने लगा। शौचालय भी नहीं है स्कूल में, उसी के इसे बेंच भी शिकायत के लिए आई थी। हाँ, स्कूल का जो गेट वो भी टूटा हुआ, उससे गिर भी सकती है कोई लड़की लोग भी। विद्यालय में शौचालय और चापाकल के लिए हम लोगों ने मुद्दा उठाया है। हमारी बात हुई है अभी, बहुत ही जल्द सभी विद्यालय में शौचालय और पानी की व्यवस्था किया जाएगा। दानापुर केंद्रीय विद्यालय के एक शिक्षक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला शिक्षक की पिटाई करती दिख रही है। बताया जा रहा है कि 2 बच्चों में लड़ाई हुई थी, जिसके बाद एक बच्चे की मां विनीता सिंह कुछ लोगों के साथ स्कूल पहुंची और शिक्षक की पिटाई कर दी। एफआईआर के बाद पुलिस ने आरोपी महिला विनीता सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं महिला ने भी शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है, जिसकी जांच की जा रही है। विनीता सिंह नाम है उनका, तो उन्हीं का जो है, उन्हीं के द्वारा पीटने का ऑडियो वायरल, वीडियो वायरल हुआ है और उसमें केस दर्ज हुआ है। शिक्षक जो है संजय जी के पर केस दर्ज हुआ है। भागलपुर में गंगा के कटाव से लोग दहशत में हैं। सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव में लोगों के घर गंगा में समा रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। लोगों का कहना है कि हालात भयावह हैं, लेकिन जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई देखने सुने नहीं आया है। प्रशासन की ओर से आ रहा है खबर खाली की बचाव कार्य है, लेकिन बचाव कार्य असफल रहा। इसके वजह से अभी तुरंत देखे आप कि चला गया गंगे में, घर समा गया। अभी सामने एकदम देखे आप, वीडियो में टहले है, घर चला गया। सीतामढ़ी के बंद पड़े रीगा चीनी मिल को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर स्थानीय किसानों और मिल के कर्मचारियों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। मिल को फिर से शुरू करने की सभी संभावनाओं पर विराम लग चुका है। मिल पर करीब 250 करोड़ की देनदारी है। 3 बड़ी कंपनियों ने चीनी मिल को टेकओवर करके उसे फिर से शुरू करने के लिए अपना प्रपोजल दिया था, लेकिन उन तीनों कंपनियों ने अपने प्रपोजल को वापस कर लिया। अब निर्णय ये हुआ है कि चीनी मिल के लोहे के सामान को काटकर बेचा जाएगा और बकाये की भरपाई की जाएगी। इस निर्णय के बाद से किसान और कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। किसान संगठनों का कहना है कि जो कोई ऐसा करने यहां आएगा उसकी जमकर पिटाई होगी। क्या किसान मजदूर भी और निर्णय लिया है, संकल्प लिया है कि जिसको खरीदना है वहां करके मिल को चलावे। यदि कोई इसका खंड खंड काट काट करके बेचने आवेगा, वापस नहीं लौटेगा, उस खरीदार का पिटाई होगा, कुटाई होगा, धुनाई होगा, एक पार्ट भी नहीं ले सकता है। देखिए मरता क्या नहीं करता। 700 मजदूर प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग हजारों कामगार जो यहाँ काम करते थे। 40,000 किसान का परिवार परेशान है। लोग भूखमरी की कगार पर है। उनके बच्चे जो है स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हुए, बाजार में उनको सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। लोग भूखमरी के कगार पर हैं और लोगों का अब एक ही नारा है, करो या मरो के साथ 15 दिन का अल्टीमेटम है, सरकार ध्यान दे। पटना में गंगा के जल स्तर में तेजी से कमी आने लगी है और घाटों पर डूब चुके पातवे और सीढ़ियां अब नजर आने लगी हैं। पटना कॉलेज घाट या गांधी घाट की बात करें तो यहां अब छठ के लिए जिला प्रशासन तैयारी में भी जुट गया है। हालांकि अब भी चुनौतियां ये हैं कि घाटों पर पहुंचने के लिए अप्रोच पथ तैयार करना होगा, जिसके सहारे श्रद्धालु घाटों तक पहुंच सकेंगे। साथ ही खतरनाक घाटों को भी पहचान की जा रही है। पटना कॉलेज घाट का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने।
राजधानी पटना में पिछले 48 घंटे से गंगा के जलस्तर में कमी आने लगी है और रोजाना 15 सेंटीमीटर लगभग जलस्तर में कमी देखी जा रही है। पटना कॉलेज घाट की तस्वीर आपको दिखा दें कि देखिए पिछले 48 घंटे पहले ये तमाम जो पाथवे है इस पर पानी चढ़ चुका था, सीढ़ियां डूब गई थी, लेकिन राहत की बात यह है कि धीरे धीरे जलस्तर में कमी आ रही है और एक तरह से अब छठ व्रतियों की उम्मीदें ही बढ़ने लगी है। तो जिला प्रशासन की टीम लगातार यहां पर जायजा लेने के लिए पहुंच रही है और तैयारी ये है कि गांधी घाट हो, पटना कॉलेज घाट, वहां पर छठ हो सके। बता दें आपको कुल 105 घाट चिन्हित किए गए हैं, लेकिन अचानक जलस्तर बढ़ने के बाद कई घाटों पर जो है संभावना कम है, क्योंकि अब भी अप्रोच पथ बनाना मुश्किल है जिला प्रशासन के लिए। वैसे खतरनाक घाटों को इस बार बैरिकेड करके लोगों को आगाह किया जाए कि वैसे घाटों पर छठ नहीं करें, और इसको लेकर जिला प्रशासन के कुल 21 सेक्टर टीम जो हैं लगातार जो है वो कहीं ना कहीं कैंप कर रहे हैं और घाटों का जायजा ले रहे हैं। बता दें आपको कि जलस्तर घटने के बाद भी जिला प्रशासन की टीम जो है गंगा के जलस्तर की जांच करने के लिए पहुंचेगी। और फिलहाल आपको दिखा रहे हैं कि राहत की बात यह है कि धीरे धीरे पानी कम हो रहा है। हालांकि चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन अभी छठ में वक्त है। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि जो भी सुरक्षित घाट हैं, खासकर पटना कॉलेज घाट हो, NIT घाट हो, उन घाटों पर आसानी से लोग छठ कर सकें। इसको लेकर जिला प्रशासन तैयारी में जुट गया है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में।